दिया करो। चलो, तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आपको करवा रहा हूं अभी। तो वो इंट्रोडक्शन देखो अपने को कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैंने आपको इनोलेट्स के बारे में कुछ समझाना है तो दो डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। एक डेफिनेशन है अल्फा कार्बन की और एक डेफिनेशन है अल्फा हाइड्रोजन की। ये दो डेफिनेशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली जो इनोलेट्स कंपाउंड अपन पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि एल्डिहाइड भी हो सकती हैं, कीटोन भी हो सकती हैं, एस्टर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली मैं इन्हीं की यहाँ पे बात करूंगा। अब देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस फंक्शनल ग्रुप में लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन चेन आ सकती है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन चेन आ सकती है। तो सपोज करो मैंने दोनों साइड कार्बन चेन आपको शो कर दी। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उससे अगला कार्बन जो होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे वो राइट साइड है, उस नेक्स्ट कार्बन को आप बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये जो अपना कार्बन है ये है अपना अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उन हाइड्रोजन्स को आप बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। इस चैप्टर में जो अपना बेस है, जो अपना मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो सारे का सारा डिपेंडेंट है अल्फा हाइड्रोजन्स पे। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो ये चैप्टर अपने को समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही इजी चैप्टर है विद मैकेनिज्म, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो यहाँ देखो, ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो कौन से कार्बन पे आ रही हैं? फंक्शनल ग्रुप वाले अगले कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर आप इतनी हाइट क्यों बना रहे हैं, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? तो हमने ये ऑब्जर्व किया, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? अपने एडजेसेंट कार्बन से यानी कि अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से अल्फा कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच था उससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन रहा है अल्फा कार्बन से और अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है अल्फा हाइड्रोजन से। जब अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे तो हमारे हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आते ही ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो वीक हो गई है। वीक हो गई है तो ये टूट सकती है। अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगा एज ए H+। और जब भी हमारा हाइड्रोजन एज ए H+ रिलीज होता है, हाइड्रोजन अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसलिए आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कब? जब हमारे कार्बन के साथ कोई एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। अब देखो, यहाँ तो मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था। अगर मैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बन, ये फिर से कार्बोनिल ग्रुप, दो कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए। ये वाला कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन छीनेगा। इसने भी इलेक्ट्रॉन छीने, इसने भी इलेक्ट्रॉन छीने, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन से और ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ज्यादा इजीली H+ बन के रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड केस है। अगर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं
तो अल्फा हाइड्रोजन्स की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो और ज्यादा एसिडिक हो जाती है। अगर हमारे अल्फा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ हैं तो वो एसिडिक है, और अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है तो वो लार्जली एसिडिक हो। तो इस चैप्टर में हमने इनोलेट्स के बारे में पढ़ना है। इनोलेट्स हम बनाते हैं अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल के, उसके बाद इनोलेट्स की हेल्प से हम बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। मेनली अपन इस चैप्टर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करनी है, उसके लिए फिर अपन ये वाला चैप्टर जो है डिस्कस करें। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन बता दी, अल्फा कार्बन बता दिया, एसिडिक नेचर बता दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर अपने को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप आगे चल सकते हैं। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने ये बोला कि जब आप अल्फा हाइड्रोजन के साथ कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन हमारे एसिडिक हैं, उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, तो जो हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है हमें उन्हें एब्सॉर्ब करवाना है, हमें उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर निकालना है। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो होते हैं उनको कौन एब्सॉर्ब करेगा? बेस। आप सबने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपने अभी इनऑर्गेनिक में भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। जो हमारे बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होती हैं। तो बेस क्या करेगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये चीज मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं। देखो, मेरे पास मेरा कार्बोनिल कंपाउंड था, इससे आगे कार्बन आ गया, वो कार्बन है मेरा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये तीनों है मेरे अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं एक बार तीनों में से एक ही हाइड्रोजन को स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ एक हाइड्रोजन को। तो देखो, ये अपना अल्फा कार्बन, इससे अगला हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को निकालने के लिए मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहां पे मैंने कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड यही वाला स्ट्रॉन्ग बेस की मैंने यूज किया, क्योंकि बच्चे इस पूरे चैप्टर में आपने यही वाला बेस बार बार यूज करना है। तो मैंने अभी फिक्स कर दिया, आपने यही वाला स्ट्रॉन्ग बेस बार बार यूज करना है। बेस क्या करेगा? अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेगा। हाइड्रोजन को विड्रॉ करके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या सिचुएशन बनेगी? कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल के साथ CH2 नेगेटिव, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हमारा बेस ले गया, तो यहाँ पे बचेगा कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ CH2 नेगेटिव। अब ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे रेजोनेंस हमारी शो हो गई। ये हमारे पास हमारे दो स्ट्रक्चर आ गए। दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, पहले स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो आंसर है फर्स्ट स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, उसका रीजन अभी दूंगा। और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारा लेस स्टेबल है। पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास आ रही है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास आ रही है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 364 किलो जूल के आसपास। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 300 किलो जूल के आसपास। तो दोनों में से इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए ये स्टेबल है। वैल्यू से डायरेक्ट बता सकते हो। दूसरा रीजन आप क्या दोगे? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम्स के बीच में है, इसलिए ये वाली बॉन्ड हमारी पोलर होती है।
ये वाली जो डबल बॉन्ड है ये सेम एटम्स में है, ये वाली बॉन्ड हमारी कोवलेंट होती है, और कोवलेंट भी बॉन्ड्स जो होती हैं पोलर के मुकाबले वीक होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा या स्ट्रक्चर बनेगा ये लेस स्टेबल है, और ये वाला मोर स्टेबल है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, जब अपने पास अल्फा हाइड्रोजन होता है हम बेस की हेल्प से उसको एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। जो हमारा आयन बना, आयन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज था, दो स्ट्रक्चर बना रहा था। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर जो है हमारा वो मोर स्टेबल है, और दूसरा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। जो दूसरा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनोलेट आयन। और इसी की वजह से हमारे जो कंपाउंड होंगे, जो कंपाउंड आपने पढ़ने हैं, वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करेंगे, और रिएक्शंस को शो करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे। तो ये हमारा इनोलेट आयन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था। इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूं, अभी ना मैंने अल्फा हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया और मेरे पास मेरे दो स्ट्रक्चर बन गए। अगर मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ ना, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, मतलब टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का मतलब ये है कि हमारा जो बाद वाला कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप ये देखो, जब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकाला था तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, हाइड्रोजन के निकालते ही रेजोनेंस आ गई। मतलब हाइड्रोजन निकालने पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा स्टेबल हो है। तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन निकाल के खुश है, और इसी से आप बोल रहे हैं कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये एसिडिक प्रॉपर्टी है। हमने हाइड्रोजन की एसिडिटी यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना लिए। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए। दोनों स्ट्रक्चर्स में आपने क्या देखा, जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन पे। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दोनों पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों पे डबल बॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड को अपन हाइड्रोजन देना है। अगर अपन इस रेजोनेंस हाइब्रिड को वापस हाइड्रोजन देते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज इस पे होगा तो हमारा बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, और अगर नेगेटिव चार्ज इस पे होगा तो हमारा बनेगा डबल बॉन्ड वाला एल्कोहल यानी कि इनोल। तो यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड है इसे हम इनोलेट आयन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस आयन की हेल्प से अपन इनोल बना सकते हैं। इनोल से हमारे पास वर्ड आया हमारा इनोलेट। तो ये हमारे पास हमारे इंटरमीडिएट की सारी स्टोरी थी। अभी तो मैंने इंटरमीडिएट पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो 2 कंपाउंड पढ़ने हैं ना जिनसे आप इनोलेट बनाएंगे, वो दोनों कंपाउंड्स हमारे वो होंगे जिनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो मैं यहाँ पे अपने कंपाउंड्स को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये देखना है कौन कौन से 2 इनोलेट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बच्चे 2 इनोलेट आप पढ़ेंगे। एक आपने पढ़ना है मेलोनिक एस्टर, और दूसरा आपने पढ़ना है इथाइल एसेटो एसेटिल। इसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत बार यूज होती है EAA। इसको एक और चीज भी बोलते हैं
एसेटो एसिटिक एस्टर। तो इसके दो नाम हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पर दोनों में से इक्वली चांस है क्वेश्चन आने के, तो दोनों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पहले इनोलेट कंपाउंड से। हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेलोनिक एस्टर। अब सबसे पहले मेलोनिक एस्टर जो है ये हमारा कॉमन नेम है कंपाउंड का। इसका दूसरा नेम जो है वो है डाई इथाइल मेलोनेट। दूसरा नाम है इसका डाई इथाइल मेलोनेट। मेलोनिक एस्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप के साथ दो इथाइल एसेटेट लगे हुए हैं। ये इथाइल एसेटेट, फिर से इथाइल एसेटेट। तो ये हमारे पास हमारा कंपाउंड है मेलोनिक एस्टर, जो आपने इस चैप्टर के अंदर पहले डिस्कस करना है। इसके इनोलेट वाले कंपाउंड पढ़ेंगे। अब देखो, ये हमारे पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारे पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन्स की एसिडिटी मुझे चेक करनी है। इन दोनों की एसिडिटी देखो कैसे चेक करूंगा। अगर मुझे इनकी एसिडिटी चेक करनी है तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बेस से। तो देखो, ये अपने पास अपने कंपाउंड है। मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे। वो दोनों क्या करते हैं? कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन हाइड्रोजन से छीन लेता है। हाइड्रोजन हमारे एसिडिक है, तो मैं इनकी रिएक्शन करवा सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस से। तो स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे ले आया सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाली बॉन्ड फ्री हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन पे। कुल मिला के हमारा इथेनॉल रिमूव होगा, और इथेनॉल रिमूव होने के बाद मेरे पास बन जाएगा मेरा कार्ब एनायन। ये रहा। अब ये वाला जो मेरा कार्बन आयन बना, ये कार्बन आयन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो, नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये। नीचे वाला मैंने छेड़ा नहीं, वो एज इट इज। अब जैसे मैंने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, मैं नीचे की तरफ भी तो कर सकता था। अगर नीचे की तरफ ट्रांसफर करता फिर मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनता। तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता था, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था तो 2 स्ट्रक्चर बने थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 स्ट्रक्चर बनने का मतलब ये है कि हमारा कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का रिलीज और ज्यादा इजी हो गया। ये हमारे जो कंपाउंड है ये और ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये वाला जो हमारा आयन बनता है ना, इस आयन को यूज करके आपने आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो ये हमारे पास हमारा मेलोनिक एस्टर है। इसको आपने यूज करना है डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाने के लिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। No, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास अपना मेलोनिक एस्टर का इंट्रोडक्शन था। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो बच्चे अभी लाइव हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा इस चीज का।
जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको दिक्कत आएगी, बाद में मैं पहले बता देता हूँ। मैं ना आपको मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन करने का जनरल मैकेनिज्म शो कर रहा हूँ। जो मैं आपको जनरल मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ ना, वही आपका बेस रहेगा 90% मेलोनिक एस्टर की रिएक्शंस को करने का। तो प्लीज जो चीज मैं आपको अब करवा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, और कोई भी डाउट हो, चाहे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलते हुए मुझे बीच में टोक देना और डाउट ले लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 10 मिनट में, उसी के बेस पे मेलोनिक एस्टर की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शंस हमारी हो पाएंगी। तो ये जो जनरल मैकेनिज्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं जनरल मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाला हूं। देखो, ढोल की आवाज आ रही है आप सभी को? सर हमारा ध्यान पढ़ने पे है। अच्छा, चलो अगर आए तो बता देना, ज्यादा आए तो। हमारे घर के बाहर भी बच रहे, इसलिए पूछ लिया मैंने। चलो, तो अब देखो एक बात, जनरल मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर को यूज करके जनरल जो हमारा मैकेनिज्म रहेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, वो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हमारे पास होगा हमारा मेलोनिक एस्टर। इसकी रिएक्शन आपने करवानी है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। फिर मैंने आपको बता ही दिया आपने कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है। आपने यूज करना है सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हमारे पास हमारा इथेनॉल रिमूव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH नेगेटिव, COO C2H5, COO C2H5। तो ये अपने पास अपना इंटरमीडिएट आ गया। इनोलेट सर नोट, सर हाँ जी बोलो। इसके साथ बनाने हैं या आप सेंड करोगे सर? सेंड करूंगा बच्चे, आप सिर्फ समझने वाला काम करो, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा। ओके सर, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये बन गया इनोलेट आयन। अब आप इसको इतना भी बना सकते हो और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। मैं मेरी तरफ से कंप्लीट करवा रहा हूँ, बाकी फिर आप देख लोगे आपको कैसे करना है। इसके कौन कौन से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बार तो ये ऊपर जाएगा CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5, और एक बार नीचे वाले पे CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5, और ऊपर वाला ऐसे ही। ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये हमारे पास हमारा इनोलेट आयन आ गया। अब ये जो इनोलेट आयन आया, ये आगे रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ। ये पहला स्टेप था। अब आ गए सेकंड स्टेप पे। इनोलेट आयन रिएक्ट्स विद प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारे इनोलेट आयन है वो किससे रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से। टर्शरी वालों से नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमारे इनोलेट आयन प्राइमरी और सेकेंडरी से रिएक्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। टर्शरी वाले जो होती हैं वो SN1 मैकेनिज्म शो करती हैं, वो SN2 कर ही नहीं सकते।
इसलिए टर्शरी वाले यहाँ पे यूज नहीं होते। अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मिलेगी, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, यील्ड जो होगी वो हाई आएगी। लेकिन अगर अपन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं ना, तो फिर अपनी जो यील्ड होती है वो लो आती है। सेकेंडरी वाले लो प्रोडक्ट बनाते हैं, लो अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड हमारे क्या होते हैं, RH कार्बन के साथ हैलोजन जब कंबाइन होता है तो उसे एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो आप प्राइमरी लोगे तो प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा, रिएक्शन अच्छी होगी। अगर आप सेकेंडरी लोगे तो हमारी जो यील्ड होगी वो कम होगी। अब देखो ये कहने की बातें हैं, पेपर में आपने बता के नहीं आना 5 ग्राम बनेगा या 10 ग्राम बनेगा, पेपर में प्रोडक्ट बना के आना है, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट चाहे आपका प्राइमरी से बने चाहे सेकेंडरी से बने, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये चीज याद रखनी है कि टर्शरी वाले यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो देखो, मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे, अभी मैंने एक ही हाइड्रोजन निकाला है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है। ये अल्फा हाइड्रोजन दोबारा भी रिएक्ट कर सकता है, वो आप बाद में देखेंगे। अभी एक बार मैं आपको एक अल्फा हाइड्रोजन की ही रिएक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो अपना एल्काइल हैलाइड था वो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा इनोलेट आयन से, ये आया, इसके साथ रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो वो कार्बन चेन पे अटैक करेगा, एक्स को बाहर निकाल देगा, -X नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा RCH COO(C2H5) COO(C2H5). तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये वाला जो कंपाउंड बना और इस कंपाउंड से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उस फाइनल प्रोडक्ट में आप ये ध्यान दो, इन 3 में से 2 कार्बन आपको मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी कार्बन चेन जो है वो चूज करनी है। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, एक बार सुनो मेरी बात। सपोज करो यहाँ पे एक सिंथेसिस आ गई, उस सिंथेसिस में आपको 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 6 में से 2 कार्बन आपको इनोलेट आयन से मिल जाएंगे, 2 यहां से मिल जाएंगे, बाकी के 4 आपको चूज करने पड़ेंगे एल्काइल हैलाइड। तो आपने प्रोडक्ट कैसा बनाना है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एल्काइल हैलाइड चूज करोगे। अगर 6 कार्बन का बनाना था तो 4 कार्बन वाला चूज करो, क्योंकि 2 तो यहीं से मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, बोर्ड पे आपको करवाऊंगा ही, आपने भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप था। पहले स्टेप में आपने इनोलेट आयन बनाया, दूसरे स्टेप में आपने एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा दिया। प्राइमरी होगा तो ज्यादा बनेगी यील्ड, सेकेंडरी होगा तो कम बनेगी। SN2 मैकेनिज्म है। थर्ड वाले इसको फॉलो नहीं करते, टर्शरी वाले रिएक्ट नहीं करते। फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है एक्वस KOH, पानी वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये हमारे पास हमारा रिएक्टेंट, एक्वस KOH डालो, दोनों एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज होके बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, इसकी आपने फर्दर हाइड्रोलिसिस करनी है पानी वाली, तो ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट। अब एक बार देख लेना पेपर में पूछा क्या हुआ है। अगर पेपर में ये पूछा हुआ है कि दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हमें चाहिए, तो रिएक्शन यही खत्म हो गई। अगर दोनों में से एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो दूसरे को हम उड़ा देंगे डीकार्बोक्सिलेशन करके।
डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए CaO प्लस NaOH, यहां से CO2 रिमूव हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो इस तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे। जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। इस जनरल मैकेनिज्म में मैंने एक ही हाइड्रोजन यूज किया, दोनों वाला मैं आपको कल बताऊंगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में बेस निकालो, दूसरे स्टेप में एल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी, और तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। फिर इसके अकॉर्डिंग